आज का हमारा टॉपिक है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला टॉपिक हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा मेन टॉपिक पिछले वाले क्लास में हमने शुरू किया था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ से हम लोग जो है ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जान भी लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर किन किन रास्तों से हम लोगों को गुजरना पड़ा और तब जाकर हमारा एक संविधान बना। यानी कि संविधान को बनाने से पहले, संविधान बनने से पहले किन किन तौर तरीके को हम लोगों ने फॉलो किया, किन किन बातों को हमने ध्यान में रखा, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो टॉपिक है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखा गया है इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। देखिए 1928 में, यानी कि ये बात हो रहा है हमारे आज़ादी से पहले का ही है ना, आज़ादी से पहले का ही बात हो रहा है। उस समय पे 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के अलावा 8 बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस मतलब जो हम लोग आज कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ना, उसी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर ने मिल के एक भारत का नया संविधान उन्होंने ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने का मतलब यहाँ है कंप्लीटली बना के पेश करना नहीं, बस उन्होंने ये कह दिया था कि हमारा संविधान जो है ना कुछ इस प्रकार का लगभग होना चाहिए। मतलब कि उन्होंने बनाया नहीं था कंप्लीटली, बस उन्होंने एक सजेशन दिया था कि हमारा संविधान कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने कुछ बातें लिखी थी, तो इस प्रकार का होना चाहिए, उनका ऐसा कहना था। आगे इन 1931 कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फोकसेस ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। अब देखो यहाँ पे ना कराची में एक कांग्रेस का सेशन होता है। कराची हमारा आज पड़ता है पाकिस्तान में, लेकिन ये बात हो रहा है 1928 का, मतलब कि 1931 का। इसका मतलब कि उस समय पे हमारा इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो कराची में कांग्रेस का एक सेशन होता है। कांग्रेस के सेशन का मतलब यहाँ पे है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर का मीटिंग होता है, और इस मीटिंग में ये बात निकाला जाता है कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हो जाएगा तो हमारे आज़ाद भारत का एक नया संविधान किस प्रकार का दिखेगा, यानी कि एक हमारा संविधान जो है ना वो कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर ने डिस्कस भी किया इसके बारे में। आगे किया हुआ देखो, बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वेयर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी and to protecting the rights of minorities in the constitution of independent इंडिया। यानी कि मोतीलाल नेहरू और उनके साथ जो और अलग अलग लीडर थे 8, इन सभी का जो उन्होंने एक बातें लिखी गई थी उनके द्वारा कि संविधान में हमारा ये सब चीज़ होना चाहिए, उनका बात, और कराची में जो सेशन हुआ यहाँ पे जो बात निकला, इन दोनों को मिलाकर एक नया बात क्या निकाला गया, सभी में कॉमन यही निकाला गया कि हर आदमी जो है ना क्या बात कर रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बात कर रहा है। यानी कि हर वो इंसान जो कि 18 साल से या फिर 18 साल के ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वो महिला या फिर वो पुरुष जो 18 साल या 18 साल का से ऊपर हो चुके हैं, वो किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अमीर गरीब काले गोरे कैसा भी हो, उनको वोटिंग देने का राइट मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम होगा हर किसी को, इक्वालिटी होगा, और माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। माइनॉरिटी का मतलब है कि हमारे कंट्री में जिसका पॉपुलेशन सबसे कम है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब कि उसको किसी प्रकार से दबाया नहीं जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारा का सारा बात जो है ना उन लोगों ने कंक्लूजन के तौर पे निकाला कि हाँ हमारा नया जो संविधान बने भारत का, उसमें ये सारी बातें होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या केवल इतनी ही बातें होनी चाहिए? नहीं, बहुत सारा बात उसमें और इंक्लूड किया गया। और इनमें जो सबसे बड़ा योगदान है उनके बारे में तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं, जो हमारे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको हम लोग इंग्लिश में यानी कि अपने बुकों में कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो इनके बारे में तो अभी मिला ही नहीं है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहते हैं हम लोग? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही कहते हैं। तो उनका तो जो योगदान रहा ना वैसा योगदान किसी का भी नहीं है। लेकिन हाँ, इन लोगों ने कहा था कि देखो भाई हमारा जो है ना संविधान में ये सारी बातें होनी चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है ये सब भी होना चाहिए, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा केवल भारत में, क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ पे नियम कानून थोड़ा सा और बड़ा लेवल पे होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसमें बहुत सारा चीज़ बाद में ऐड भी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉलोनियल रूल
हैड अ लॉट टू डेवलप आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। देखो, यानी कि कॉलोनियल रूल का मतलब हो गया हमारे इंडिया में जब अंग्रेजों का रूल था ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉलोनियल रूल। क्यों? क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे कॉलोनी बना बना के रूल करते थे। तो अंग्रेजों ने हमारे भारत में जब रूल किया ना, तो उनसे भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला कि अंग्रेज जिस प्रकार से काम करते हैं, उसका कुछ हिस्सा ना निकाल के हम लोग भी अपने संविधान में डालेंगे। यानी कि अंग्रेजों का कुछ ढंग काम करने का सही था और कुछ ढंग करने का काम गलत था। तो गलत चीज़ों को हमने नहीं एक्सेप्ट किया, बढ़िया बढ़िया चीज़ों को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको हमने कहा कि भैया ये हमारे संविधान में डाला जाए, क्योंकि ये अच्छा चीज़ है। अब देखते हैं कि आखिर ब्रिटिश के कौन कौन से बातों को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई ब्रिटिश में ये सिस्टम है, ये अच्छा है, ये हमारे संविधान में भी होना चाहिए। तो वो कौन कौन सा बात है जो हम लोगों ने अपने संविधान में डाला, जो कि किसका था? ब्रिटिश का था। देखा जाए क्या है। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। देखो, अंग्रेजों ने कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट दिया था। यानी कि जब अंग्रेज हमारे भारत में रूल कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को वोटिंग राइट दिया था कि हाँ भाई तुम वोटिंग कर सकते हो। तो हम लोगों को लगा ना कि ये सिस्टम बड़ा बढ़िया है। यानी कि अंग्रेज जो कुछ लोगों को वोटिंग राइट दिया है, ये सिस्टम बड़ा बढ़िया है वोटिंग का। मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने लीडर को कैसे चुनेंगे? वोट देकर चुनेंगे। तो ये तरीका हम लोगों को अच्छा लगा, तो इनके तरीके को हम लोगों ने ये वाला अडॉप्ट कर लिया। लेकिन क्या हम लोग केवल कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट देंगे? नहीं, हम लोगों ने कहा कि देखो, वोटिंग राइट वाला जो सिस्टम अंग्रेज अपना रहे हैं ना, वो अच्छा है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन हम लोग कुछ लोगों को वोटिंग राइट नहीं देंगे, बल्कि सभी को वोटिंग राइट देंगे। ठीक है? तो जो गलत चीज़ था वो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो बढ़िया चीज़ था उसको और सुधार के हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और अपने संविधान में उसको डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या था? देखो, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर। यानी कि ब्रिटिश के टाइम पे हमारे भारत में ना बहुत गंदा तरीका था रूल करने का। तो हमने क्या किया? उस गंदे तरीकों को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने उसको बेहतर से बेहतर बना के उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने। यानी कि लेजिस्लेचर का सिस्टम जो है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या? वही एमएलए एमपी जो होते हैं, उनका सिस्टम हम लोगों ने अंग्रेजों से ले लिया कि भाई चलो ये वाला भी सिस्टम बढ़िया है, इसको भी हम लोग अपने संविधान में डालेंगे। ठीक है? आगे, लेकिन अंग्रेजों के टाइम में लेजिस्लेचर का जो सिस्टम था, यानी कि नियम कानून जो लोग बनाते थे, वो बड़ा करप्ट लोग होते थे। हम लोगों ने क्या करप्ट लोग रखेंगे उसमें? नहीं, हम लोगों ने कहा कि भैया सिस्टम तो वही रहेगा, यानी कि लेजिस्लेचर ही नियम कानून बनाएगा, लेकिन अच्छे लोग होंगे उसमें। ठीक है? आगे, उसके बाद इलेक्शंस वेर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। दिस वेर नॉट फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो, यहाँ पे क्या था? 1937 में ब्रिटिश का इलेक्शन हुआ। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मतलब है, जैसे हम लोग आज यहाँ पे कहते हैं ना, जैसे हमारे बिहार में बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधानसभा, यानी कि जहाँ पे हमारे एमएलए जाके बैठते हैं। और यदि हम लोग अपने एमपी का बात करें तो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का मतलब है कि अलग अलग जगहों पर जो हमारे अलग अलग प्रकार के मिनिस्टर उस समय पे हुआ करते थे अंग्रेजों के, उसके लिए यहाँ पे इलेक्शन हुआ। बेसिकली आप ऐसे समझो जैसा इलेक्शन हमारे भारत में आज होता है ना, उसी प्रकार का इलेक्शन उस समय पे भी हुआ 1937 में। लेकिन वो जो इलेक्शन है ना, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बना। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सभी लोगों को उसमें बराबर मौका मिला हो। वोटिंग तो हुआ, बिल्कुल वोटिंग हुआ, लेकिन उसमें सभी को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट बना होगा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना होगा? क्या कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। यानी कि यहाँ पे वोटिंग हुआ, गवर्नमेंट भी बना, लेकिन क्या हम लोग इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी के किसी भी बातों को कम्प्लीटली नहीं माना गया था। ठीक है? यहाँ पे पूरी तरीके से लोगों को अधिकार ही नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि भैया देखो, ये जो अंग्रेज कर रहा है ना, ये गलत कर रहा है, लेकिन इलेक्शन का सिस्टम हम लोग भी अपने यहाँ पे लाएंगे। इलेक्शन ये लोग भी कर रहे हैं, इलेक्शन हम लोग भी करेंगे, लेकिन हमारा इलेक्शन का तरीका क्या होगा? फुल्ली डेमोक्रेटिक। तो देख रहे हो, एक एक चीज़ हम लोगों ने अंग्रेजों से लिए हैं और बढ़िया चीज़ों को केवल हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, खराब चीज़ों को हम लोगों ने नकार दिया, बढ़िया चीज़ों को हमने ले लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब आपको नहीं यहाँ पे लग रहा है ना कि सर सब चीज़ तो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लिया, तो फिर हमारा अपना इसमें क्या है? देखो, सब चीज़ हमने अंग्रेज़ों से नहीं लिया है, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें अंग्रेज़ों के चीज़ों में से हमने निकाले हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत सारा चीज़ हमारा इसमें अपना खुद का इंक्लूड किया गया है। जब आप संविधान को कभी आगे पढ़ के विस्तार के पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें भारत का योगदान बहुत बड़ा है। और आपको यहाँ पर जानकर बड़ी हैरानी भी होगी कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक लौता पूरे वर्ल्ड का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें अलग अलग कंट्री का ना छवि आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे भारत के संविधान को जब बनाया जा रहा था, तो उस समय पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
अलग अलग कंट्री घूम रहे थे, अलग अलग कंट्री के संविधान को पढ़ रहे थे, उसमें जो अच्छा अच्छा बातें लिखे हुए थे उन सारे बातों को वो वहाँ से कैच करके अपने संविधान में डाल रहे थे। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना यह था कि भारत का संविधान जो बनेगा ना वो पूरी दुनिया के संविधान से अलग होगा, और बिल्कुल हमारे भारत का जो संविधान है वो पूरी दुनिया से अलग है। इसीलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है आज भी। भारत हमारा ना पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मामले में आगे है। मतलब कि यहाँ पे हर इंसान को जो राइट मिलता है, ऐसा राइट किसी भी कंट्री में कहीं पे भी लोगों को नहीं दिया गया है। दिया भी गया है तो भारत से कम ही दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो बहुत नीचे लेवल का आदमी है या फिर जो बहुत बड़े लेवल का आदमी है, उन सबको बराबर ही राइट दिया गया है ना। तो ये खूबसूरती है भारत के संविधान का। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institutions and working in them। अब देखो हमारे भारत के ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि अंग्रेजों के यहाँ पे काम करते थे, तो उन लोगों को मालूम था कि अंग्रेज कैसे काम करता है, यानी कि गलत क्या है क्या सही है, उन लोगों को मालूम था। और जब वही लोग हमारे भारत के संविधान को लिखने में मदद किए तो उनको मालूम चला कि अच्छा अंग्रेज ये सब काम करते थे तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे भारत के कुछ ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों के साथ काम करते थे। अंग्रेज कैसे डिसीजन लेता है, कैसे क्या करता है, वो सब चीज़ वो लोग देखते थे, वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे। और जब उन लोगों को बुलाया गया हमारे भारत के लीडर के द्वारा कि भैया तुम इंडिया से ताल्लुक़ रखते हो, तुम अंग्रेजों के यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन तुम हमको यहाँ पे ये बताओ कि अंग्रेज आखिर सिस्टम को चलाता कैसे है। तो उन्होंने बताया सारा बात, यानी एक तरीके से जासूस के तौर पे हम लोगों को सारा बात बता दिया कि अंग्रेज ये सब काम करता है जो कि गलत है और ये सब काम करता है जो कि सही है। तो हम लोगों ने सही वाले पार्ट को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को एक बहुत अच्छा सिस्टम मिल गया। आगे, दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि हम लोगों ने बहुत सारे ब्रिटिश के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे नियम कानून को अपने संविधान में ऐड किया हम लोगों ने। इससे हुआ ये ना कि जो इंडिया के लिए भलाई का काम हो सकता है वो हम लोगों ने किया, पहली बात। दूसरी बात, जो अच्छा अच्छा चीज़ संविधान में डाला जा सकता था उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। जैसे इसमें सबसे बड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बताया गया है कि भारत में किस प्रकार से इलेक्शन होगा, यानी कि इलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा उसमें ये बताया गया है। और उस समय पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, इलेक्शन ही था, क्योंकि इलेक्शन में सब किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका देता नहीं था अंग्रेज, वोटिंग का राइट किसी को देता नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा जो नया संविधान बनेगा उसमें हम सबको वोटिंग राइट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हम लोगों ने अपने संविधान में ऐड कर दी है। चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आवर लीडर्स लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर थे जो कि संविधान को उस समय पे फ्रेम कर रहे थे, बना रहे थे, उन्होंने अलग अलग कंट्री से भी बहुत कुछ सीखा। सबसे पहला तो हम लोगों ने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से ही बहुत कुछ सीखा और हम लोगों ने अलग अलग कंट्री से भी बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा, चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो, मैनी ऑफ आवर लीडर्स वेर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। देखो, जब हमने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया तो हमने उसमें आपको बताया था कि फ्रांस दुनिया का ऐसा पहला कंट्री बना जिसने डेमोक्रेसी को सबसे पहले हासिल किया। तो फ्रांस उस समय पे ना पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन चुका था। तो हम लोग इंडिया यानी कि हम इंडियंस ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली आपने क्या पढ़ा कि लुईस 16 पहले था, मोनार्की सिस्टम था, लोगों ने पूरा एकदम जिद्दोजहद किया, प्रोटेस्ट किया, मार्च किया, लुईस 16 को वहाँ से हटाया, बाद में जाके लुईस 16 को भी फांसी हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोगों को मालूम चला कि नेपोलियन आया, नेपोलियन के बाद मालूम चला कि धीरे धीरे हमारा जो पूरा फ्रांस था वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर आगे बढ़ने लगा। यानी कि फ्रांस एक समय पर रोल मॉडल बन चुका था। तो वहाँ से हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा। तो हम लोगों को पहला लेसन फ्रांस से भी मिला है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारे जो लीडर जीतेंगे वो कहाँ पे जाके बैठेंगे, पार्लियामेंट हाउस में बैठेंगे। तो ये भी सिस्टम हम लोगों ने फ्रांस से सीख लिया। उसके बाद फिर ब्रिटेन में एक ब्रिटेन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में सीखा, यानी कि हमारे यहाँ पे एमएलए एमपी सब जीतेंगे और जाके अपने अपने पार्लियामेंट में बैठेंगे, नियम कानून बनाएंगे। और बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोगों ने सीखा बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स का मतलब यूएस में यह था कि एक बिल होता था, एक पर्ची होता था, पूरा पेपर, उसमें क्या क्या ह्यूमन बींग्स का राइट है, क्या क्या राइट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सारा बात उसमें लिखा गया था।
तो उनसे भी हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिला कि भाई आदमी का आखिर क्या क्या राइट होना चाहिए। तो हम लोगों का जो लीडर है ना, वो अलग अलग कंट्री घूमे हैं, पहले बहुत जगह जगह घूमे हैं, अलग अलग कंट्री के नियम कानून को, संविधान को पढ़े हैं उन लोगों ने, तब जाकर हमारे भारत का एक नया संविधान बन के तैयार हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर और देख लो। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। देखो, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का मतलब सिंपली आप यहाँ पे समझिए, हालांकि अभी आपको रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना है क्लास 9th में ही, उसी में आपको बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे समझिए कि रसिया में जो सिस्टम था वो भी पहले बहुत करप्ट सिस्टम था। उसको ख़त्म करने के लिए जो रेवोल्यूशन किया गया ना, वो सोशलिस्ट लोगों के द्वारा किया गया। सोशलिस्ट लोगों के द्वारा किया गया मतलब एक तरीके से आप फिलहाल समझिए, उन लोगों के द्वारा रेवोल्यूशन किया गया जो कि बदलाव चाहते थे। ठीक है, तो उन लोगों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि भाई यहाँ पे भी करप्ट सिस्टम है, यहाँ के भी लोग अपने राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको क्या सिस्टम मिला? शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि समाज में किस प्रकार से इक्वालिटी बना रहे हैं, किस प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये हम लोगों को रसिया से सीखने को मिला। ठीक है, यानी कि हर कंट्री से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हम लोगों ने अलग अलग कंट्री के अलग अलग फीचर्स को, पॉजिटिव फीचर्स को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, अपने संविधान में डाला, और तब जाके हम लोगों ने अपने नए भारत के संविधान को बनाया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री यदि कोई है दुनिया में वो भारत है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा दुनिया कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।